नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौबे, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान संकाय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकच्छा की तरफ से स्वयं के कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के छठे मॉड्यूल आहार के प्रकार और निर्माण फीड टाइप्स एंड फॉर्मुलेशन के 29वें व्याख्यान मनुष्यों और पशुओं के लिए आहार निर्माण की मूल बातें भाग 1 बेसिक्स ऑफ फीड फॉर्मुलेशन फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीड फॉर्मुलेशन। फीड फॉर्मुलेशन होता क्या है? फीड फॉर्मुलेशन या हिंदी में कहें तो आहार सूत्रीकरण, यह एक प्रोसेस है जहां पर अलग अलग फीड इंग्रेडिएंट्स को एक खास स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में कंबाइन करना, यानी विभिन्न खाद्य पदार्थों या घटकों को विशिष्ट अनुपात, एक विशेष अनुपात में संयोजित करने की प्रक्रिया जो है, यही आहार सूत्रीकरण या फीड फॉर्मुलेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे पशु हैं या जीव हैं जिसके लिए हम फीड फॉर्मुलेशन आहार सूत्रीकरण कर रहे हैं, उनको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए जा सकें, जिससे कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक या उत्तम स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता उन पशुओं में, उन जीवों में बनी रहे या सुनिश्चित किया जा सके। तो कुल मिलाकर फीड फॉर्मुलेशन जो है, खाद्य पदार्थ या अलग अलग घटकों का विशिष्ट अनुपात में संयोजित करना, कंबाइन करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम फीड फॉर्मुलेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं फूड फॉर्मुलेशन, जो कि मुख्यतः मनुष्यों के लिए किया जाता है, तो अगर हम बात करें तो फीड फॉर्मुलेशन जो है, ये क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड प्रोडक्ट्स बाय सेलेक्टिंग एंड कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी कि खाद्य पदार्थों का चयन, उनका संयोजन करके खाद्य उत्पादनों को डिजाइन और तैयार करने की प्रक्रिया जो है, यानी खाद्य पदार्थों का चयन करना, उनका संयोजन करना और उसको डिजाइन करके एक आहार तैयार करना, इसी को हम फूड फॉर्मुलेशन मनुष्यों के लिए कहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह आहार संबंधी आवश्यकताओं और स्वाद की जो वरीयता है, उसकी जो चाहत है, जिस स्वाद को चाहिए, और सुरक्षा मानकों को पूरा करना जो है, इस फूड फॉर्मुलेशन का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। तो आइए थोड़ा बात करते हैं इसके मुख्य पहलू या की एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इसके जो मुख्य एस्पेक्ट्स, यानी जो इसके मुख्य पहलू हैं, जो तत्व हैं फीड फॉर्मुलेशन के, सबसे पहला है पोषक तत्वों की आवश्यकताएं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले व्याख्यानों में पढ़ा है कि अलग अलग शारीरिक स्थिति, शारीरिक भार या जीवन शैली या जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं, उनके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसको हमने अपने पिछले व्याख्यानों में पढ़ा हुआ है। तो उसी के आधार पर जो है, ये हम फीड का फॉर्मुलेशन या आहार का सूत्रीकरण करेंगे। और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, हमें पता होना चाहिए पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की मात्रा अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग स्थितियों में। दूसरा जो है, जो हमारा आहार होना चाहिए, वो लागत प्रभावशील होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं बनना चाहिए। यानी जो घटक दल हम उसमें इस्तेमाल करेंगे या जो प्रोसेसिंग, उसका प्रसंस्करण करें, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ताकि वो सभी को सुलभ हो सके। तीसरी जो उसमें इसका जो पहलू है, वो है कि पाचन क्षमता और स्वादिष्टता। जो भी आहार हम बनाएंगे, तैयार करेंगे, जिन आहार के घटकों का संयोजन करेंगे, वो स्वादिष्ट भी होने चाहिए, ताकि उसको जो मनुष्य है, जो मानव जो उसको ग्रहण करेगा, वो उसको अच्छे तरीके से ग्रहण कर सके। साथ ही साथ उसकी पाचकता भी बनी रहनी चाहिए, यानी वो पाचन भी, उसका पाचन में कोई दुविधा ना हो या पाचन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तीसरा जो है, वो है खाद्य पदार्थों या घटकों की उपलब्धता, यानी जो घटक इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो खाद्य पदार्थ जिनको मिला करके वो आहार बनाना है, वो हमारे आसपास में आसानी से उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो उसकी उपलब्धता नहीं है और हम उन घटकों को लेकर के आहार बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आहार जो है, सबकी पहुंच, सभी लोगों उसको बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके घटकों की जब उपलब्धता ही सरल नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, तो उस आहार का बनाने का बहुत मायने नहीं रह जाता है। तो हमें इस तरह का आहार बनाना होगा कि उसके घटक दलों की, जो घटक उसमें डाले गए हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तीसरा है
जो भी आहार बनेगा वो विभिन्न प्रजाति के जीव, चाहे वह गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो या मनुष्य हो, या विभिन्न शारीरिक अवस्थाएं हो, आयु हो, लिंग हो, विभिन्न कारक जिनके बारे में हमने अपने पिछले व्याख्यान और क्लासेस में पढ़ा है, उन सभी के अनुसार बननी चाहिए। एक ही आहार सभी प्रजातियों, सभी शारीरिक अवस्थाओं या जीवन की जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उनके लिए लागू नहीं हो सकता है। तो जो हमारा आहार बनेगा, आहार का सूत्रीकरण होगा, फॉर्मुलेशन होगा, वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के हिसाब से बदल जाएगा। तो आइए एक बार जरा बात करते हैं कि जो मानव आहार है और पशु आहार है, दोनों के अलग अलग पक्षों के बारे में बात करेंगे और वो किस तरह से भिन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि उद्देश्य। तो जो मानव आहार है उसका उद्देश्य होगा कि हम उसको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकें, वो जो आहार बने स्वादिष्ट होना चाहिए, जो मनुष्य उसकी जीवन शैली और उसके जो सांस्कृतिक चुनाव या संस्कृति है उसके हिसाब से बनना चाहिए। जबकि पशुओं में आहार का मुख्य उद्देश्य होगा कि वो उसकी अधिक से अधिक वृद्धि या उत्पादन दर को बनाए रखे, साथ ही साथ प्रजनन क्षमता को भी मेंटेन, उसको बनाए रखने में सक्षम हो सके। अब अगर बात करते हैं पैलेटेबिलिटी, स्वाद की, तो मानव आहार में स्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वह स्वादिष्ट नहीं होगा तो उसको मानव ग्रहण करने में समस्या आएगी। जो मनुष्य के विभिन्न वर्ग होंगे उनको ग्रहण करने में समस्या आएगी। इसीलिए हमें खास तौर पे उसका जो टेस्ट, स्वाद है, उसकी बनावट है, उसका अपीयरेंस है, वो कैसा दिख रहा है, इन सब पर बहुत खास ध्यान रखना होगा। जबकि पशुओं में स्वाद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पोषक तत्वों का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि स्वाद अगर सामान्य है या मध्यम वर्ग का है तो भी वह चल सकता है, लेकिन पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। अगर बात करें कि जो पोषक तत्व हैं वह कितने शुद्ध या कितना सटीक होना चाहिए, मानव में ये काफ़ी वैरी करता है, बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न है। अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग संस्कृतियों के जो मनुष्य हैं उनके लिए बहुत भिन्न होता है और इसके लिए बहुत ही जनरल, सामान्य गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर बनेगा। जबकि जानवरों में या पशुओं में यह बहुत ही स्पेसिफिक है, खास हर एक जीव के लिए, उसकी विभिन्न अवस्थाओं के लिए बहुत ही सटीक पोषक तत्वों की मात्रा बताई गई है और वो उसको पूरा करना चाहिए। अब रेगुलेशन की बात करें, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो फूड सेफ्टी, जो मानव आहार है उसमें फूड सेफ्टी यानी कि खाद्य सुरक्षा, साफ सफाई और जो भी खाद्य है उसकी लेबलिंग, जो उसकी रेगुलेशंस हैं, चाहे वो FSSAI या FDA फूड ड्रग एसोसिएशन जो है उसके, इनके जरिए, इनसे जो है वह रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। जबकि पशु आहार जो है इसके लिए आहारों के स्टैंडर्ड्स, मानक और जो है सेफ्टी जो है वो BIS, NRC या फिर AAFCO को, इनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में अगर वैरायटी, भिन्नता की बात करें तो मानव आहार में बहुत सारे खाद्य पदार्थ, चाहे वो अनाज हो, दाल हो, पशु जनित आहार मतलब खाद्य पदार्थ हों या फिर मेवे हों, साग सब्जी, बहुत विभिन्न प्रकार के जो है आहार हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम ले करके, इन खाद्य पदार्थों को लेकर के आहार का निर्माण करेंगे। जबकि पशु आहार में मुख्यतः हम लोग अनाज या ऑयल के जैसे खल जो होती है उसको, या उप उत्पाद यानी कि अनाज बनाने के जरिए जो वेस्ट निकलता है, उप उत्पाद होता है, उसका बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मिनरल्स और फीड एडिटिव का इस्तेमाल करेंगे। अगर कल्चरल या यानी कि सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों की बात करें तो मानव आहार में इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत महत्व है, बहुत ही प्रभाव इसका है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए हमें शाकाहारी आहार बनाना होगा, कोई फास्टिंग में है या हलाल है, अलग अलग लोगों के चुनाव होते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार। जबकि पशुओं में इस तरह की कोई समस्या या बाधा नहीं रहती है। कंजम्पशन बिहेवियर, उसका खाने का जो तरीका है, उसको ग्रहण करने का जो लक्षण है वो मानवों में बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही चुनावपूर्ण होता है। मतलब किसी मनुष्य को कोई आहार पसंद होगा, किसी मनुष्य को नहीं होगा, और वो काफ़ी हद तक ऐच्छिक होता है। यानी अगर मनुष्य की इच्छा होगी तो वह उस भोजन को ग्रहण करेगा, उसका चुनाव करेगा, उसे क्या अच्छा लगता है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं या होटल में जाते हैं तो अपने मेन्यू में से अपने पसंद के आहार का चुनाव करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो खाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं खाते हैं। तो मानव आहार में
जब उसका सूत्रीकरण होगा, उसका फॉर्मुलेशन होगा, तो इस तरह से हम देखेंगे कि आहार का चुनाव और उसका भक्षण का तरीका, उसका सेवन का तरीका बहुत सारा भिन्न भिन्न है और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में वो बदलता रहता है। जबकि पशुओं में जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है और प्रतिबंधित है, यानी अगर हमने पशु को जो आहार दिया है उसकी बद्धता है कि उसको वही आहार खाना पड़ेगा। अगर वो सुबह नहीं खाएगा, दोपहर में, शाम तक में उसको वही आहार जो दिया जाएगा वही खाना है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता है और चूंकि हम उस पर इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा है हेल्थ, स्वास्थ्य उद्देश्य। तो मनुष्य आहार जो बनेगा उसमें जो है बीमारियों को रोकना, उसकी आयु अधिक से अधिक लंबी की जा सके और उसकी जो जीवन शैली है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जबकि पशुओं में जो आहार है वो उसकी वृद्धि दर, उत्पादकता, उसकी पाचकता कितना है, इन सब पे हमको ध्यान देना होगा। अगर डाइजेस्टिव यानी पाचन जो है उनकी जीवन शैली या चयापचय की जो डिफरेंसेस, विभिन्नताएं हैं, तो जो मानव आहार है वो ओमनिवोरस टाइप का होगा, यानी कि वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों का मिश्रण हो सकता है। और चूंकि मनुष्य जो है मोनोगैस्ट्रिक, एक आंतीय जीव जैसा, यानी कि एकल वन सिंगल स्टमक एनिमल की तरह से बिहेव करता है, तो इस तरह का उसका आहार बनाना होगा। जबकि पशुओं में वो रोमंथी या रूमिनेंट्स भी हो सकता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो कि हरा चारा या भूसा खाते हैं। दूसरी तरफ जो मुर्गी या सुअर जो है वो मोनोगैस्ट्रिक ह्यूमन डाइट की तरह, ह्यूमन मानव आहार की तरह से बिहेव करेगा और वह जो है वनस्पति और पशु आधारित जो खाद्य पदार्थ है उन दोनों का ही सेवन कर सकता है। तो अब बात करेंगे आहार निर्माण या जो सूत्रीकरण है उसके विभिन्न पहलू क्या क्या हैं जिन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो जैसा हमने पहले ही बात किया था कि पोषण संबंधी आवश्यकताएं, तो मनुष्यों में अगर कहें पोषण जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इसकी जो आवश्यकताएं हैं ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, उस पर आधारित जो उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसके आधार पर उसका जो है निर्माण किया जाएगा। जबकि पशुओं में एक जीव से दूसरे जीव के बीच में यह विभिन्न होगा, यानी कि गाय भैंस की जो पोषण आवश्यकता है वो बिल्कुल ही अलग होंगी मुर्गी या सूअर से या घोड़े से, और उनकी जीवन के विभिन्न चरणों में भी ये बदलती रहती हैं और उसकी उत्पादक क्षमता कितनी है, वह कितना काम कर रहा है और उसकी प्रजनन क्षमता, इन सभियों पर जो है यह निर्भर करेगा। उसके बाद जो दूसरा मुख्य जो आयाम है या पहलू है वो है घटक का चयन, जो फीड इंग्रेडिएंट्स, खाद्य पदार्थ हैं उनका चयन। तो जो मनुष्य के लिए जो खाद्य पदार्थ होने चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश और ताज़ा जो है खाद्य पदार्थों का चयन किया जाए, जिसमें कि मुख्य रूप से अनाज, डेयरी यानी दूध जनित जो उत्पाद होंगे, तेल या वसा होगा, मसाले होंगे, और इन आइटम्स, ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनकी हम प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। जबकि पशुओं में मुख्यतः हम अनाज या फिर ऑयल केक्स, चारा, मिनरल मिक्सचर और मिनरल और विटामिन मिक्सचर के साथ कुछ प्री मिक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, अगर पाचन तंत्र की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं वो मोनोगैस्ट्रिक होते हैं, जब मतलब एक आंतीय जीव की तरह होते हैं, जबकि पशुओं में यह बहुआयामी हो सकता है, जैसे कि रोमंथीय जानवर जिनका कि जो स्टमक होता है उसके साथ साथ वहाँ पे रूमेन होता है, जहाँ पे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी चलती है, यानी कि जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और मोनोगैस्ट्रिक जैसे यानी कि एक आंतीय जीव जैसे कि मुर्गी और सुअर भी हो सकते हैं। तीसरा जो है, चौथा जो इसमें पहलू है वो है कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, कि जो हमारा आहार बने वो सस्ता, उसकी लागत कम से कम हो, और साथ ही साथ उपलब्धता, जब लागत कम होगी तो वो सभी लोगों को उपलब्ध हो सकेगा, और जो आहार के जो घटक होंगे या जो खाद्य पदार्थ होंगे वो भी हमारे आसपास लोकल या हमारे आसपास के जो मार्केट है वहाँ पे आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, ताकि उनको बनाने में हमें कोई समस्या ना आए। जो अगला पहलू है वो है पैलेटेबिलिटी और एक्सेप्टेंस का, यानी स्वाद और स्वीकार्यता। ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर, कारक है मनुष्यों के आहार निर्माण में, कि जो
हम आहार बना रहे हैं, जिसका सूत्रीकरण कर रहे हैं, उसका स्वाद कैसा हो, उसकी खुशबू, गंध, सुगंध और उसका प्रेजेंट करने का, उसको सामने रखने का तरीका, ताकि वो देखने में आकर्षक लगे, ताकि उसकी स्वीकार्यता बढ़ सके। जबकि पशुओं में स्वाद और स्वीकार्यता आवश्यक है, लेकिन इतनी आवश्यक नहीं है वो जितनी कि मनुष्यों में होती है। वो प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक है कि पशु उस भोजन को, आहार को ग्रहण करे और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सही सही हो। अगला जो हो सकता है फॉर्मुलेशन टूल्स, यानी कि निर्माण के उपकरण। तो निर्माण मतलब वो जो आहार का सूत्रीकरण होगा वो किन किन उपकरणों, किस पर आधारित, किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए मनुष्यों के लिए जो है वो डाइटरी गाइडलाइंस, आहारीय दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़ा है कि आरडीए या फूड पिरामिड्स, कैलोरी की गणना करना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और मनुष्यों, जानवरों के लिए जो है इसके लिए सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं या बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, लिस्ट कॉन्स्ट्रक्शन। और यह इसका जो किस तरीके से यह किया जाएगा, ये आहार का सूत्रीकरण जानवरों में, उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या नेशनल रिसर्च काउंसिल के स्टैंडर्ड्स हैं जो दिए गए हैं, उस पर आधारित होगा। हेल्थ एंड परफॉर्मेंस आउटकम, यानी स्वास्थ्य और प्रदर्शन के परिणाम। तो जाहिर सी बात है मनुष्यों के जो आहार बनेंगे उसका जो स्वास्थ्य पे जो है उसका जो प्रभाव होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। और उसका जो मेन टारगेट या उद्देश्य होगा कि वो वेट को हम कंट्रोल कर सके, अगर कम है तो ज़्यादा बढ़ाना है, या अधिक मोटापा है तो उसको कम किया जा सके। बीमारियों से बचाव करना जो होगा उसका एक लक्षण, उसका जो एक आउटकम होगा, उसका परिणाम होना चाहिए। जबकि पशुओं में जो है फीड एफिशिएंसी, यानी कि जो आहार है वो कितनी दक्षता से इस्तेमाल हो रहा है, वृद्धि दर, उसका प्रजनन क्षमता और दूध की उत्पादकता या प्रतिरक्षा क्षमता, इन सभी फैक्टर्स जो है हमारे मेन आउटकम या परिणाम हम देखना चाहते हैं जानवरों के आहार में। साथ ही साथ इसमें कभी कभी जो है लीगल और इथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो ह्यूमंस के लिए फूड बनते हैं तो उसके लिए जो कानूनी मानक दिए गए हैं, चाहे वो FSSAI हो या FDA हो, खाद्य सुरक्षा को लेकर इन लोगों ने कुछ मानक दिए गए हैं, उन मानकों का अनुसरण या उनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जबकि जब पशुओं का आहार होगा, उनका सूत्रीकरण होगा, तो उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और एफको के जो भी मानक हैं उनको हमें पूरा करना होगा। और अगर कोई खाद्य पदार्थ पे बैन लगा हुआ, उस पर रोकथाम की गई है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अब अगर इन सब के बाद अगर हम कुछ खास और विशेष विचार करना चाहें तो मानव आहार में हमेशा बनाने के बाद हमें यह ध्यान देना होगा कि उसमें कोई ऐसा घटक तो नहीं है जिससे किसी मनुष्य विशेष जीवन की जो चरण की परिस्थितियां हैं उसमें उसे कोई एलर्जी की समस्या ना हो जाए, या जो उसकी जीवन शैली है उसका भी ख्याल रखना होगा कि जो हमारा टारगेट, जिस मनुष्य के उद्देश्य से हम इस आहार को बना रहे हैं, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है या वेगन है, और उसकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं, उन भावनाओं जो हैं उनका भी हमें सम्मान करना होगा, उसके हिसाब से बनाना होगा। अगर पशुओं में बात करें तो यह जो है विभिन्न अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से वह कितना आहार टॉलरेट कर सकती हैं, उसकी सहन कर सकती हैं। उनके आहार में जो है गैर पोषक तत्व जो हैं या हानिकारक तत्व जो हैं उनकी मात्रा, इन सब का भी हमें ध्यान देना होगा। अब आइए बात करते हैं कि आहार का जो निर्माण होगा उसमें जो खाद्य पदार्थ या घटक होंगे उनका मनुष्य, वो कौन कौन से घटक या पदार्थ जिनका हम इस्तेमाल करेंगे और उनका मनुष्य या पशु के आहार में क्या रोल होता है, क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले जो हम अगर घटक बात करते हैं तो वो है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें देने वाले कौन कौन से खाद्य पदार्थ या घटक हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हो सकता है गेहूँ, चावल, मक्का या चीनी, गुड़, इन सब से प्राप्त हो सकता है। तो ये जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत हैं और ब्रेन फंक्शन, मस्तिष्क के कार्य के लिए इस कार्बोहाइड्रेट या शुगर की अति आवश्यकता होती है ह्यूमंस में, मनुष्यों में। और पशुओं में ये सारे जो पदार्थ हैं ये मेंटेनेंस, ग्रोथ, मिल्क या मीट का उत्पादन में भी सहायक होते हैं। अगर हम बात करें मिलेट्स या पोटैटो, जो और ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट देंगे, लेकिन इनके जो मिलेट्स हैं, जो श्री अन्न जिसको कहा जा रहा है आजकल, इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होगी और इसकी जो डाइजेस्टेबल एनर्जी होगी, पाचक
ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे निकलेगी। ठीक है, तो यानी जो मोटे लोग हैं या जिनका कि लाइफ स्टाइल बहुत ही गतिहीन है, कम गति वाला है, कम एक्टिव है, उनके लिए इस टाइप के मिलेट्स जो हैं, श्री अन्न जो है लाभकारी हो सकते हैं। और अगर पशुओं में देते हैं तो इसमें खास तौर पे जैसे घोड़े के लिए है, तो ये जो एनर्जी होगी, ऊर्जा का स्लो रिलीज होगा और वो उसको फाइबर भी प्रदान करेगा। साथ ही साथ और कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत हो सकता है या जो घटक हो सकते हैं वो अलग अलग चारे या भूसा, चारा या भूसा, हरा चारा या भूसा भी हो सकता है, जिसका कि मनुष्य में कोई भी इसका रोल नहीं है, क्योंकि मनुष्य चारा या भूसा नहीं, इसका सेवन नहीं करता है। लेकिन जो हमारे पशु हैं, खास तौर पे रोमंथीय पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये इन चारों का या भूसों का सेवन करते हैं और ये इनके रूमन जो है, रूमन के कार्य प्रणाली के लिए अति आवश्यक है, जहाँ पर इसका फर्मेंटेशन होता है, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और वो उसमें मदद करते हैं। बात करते हैं प्रोटीन की, तो इसके लिए हमारे पास जो स्रोत या खाद्य पदार्थ हैं वो दाल, अंडा, मीट, मछली और दूध है। तो ये मनुष्यों में कोशिकाओं का जो है रिपेयर है, मसल्स बनाने के लिए या इम्यूनिटी के लिए इनका जो है कार्य ये करते हैं, जबकि पशुओं में भी ये इसी तरह का विकास दर, मांसपेशियों का विकास है, मीट, अंडा का उत्पादन है, इन सब में इनका रोल है। और अगर बात करें तो ग्राउंडनट मील या जो केक या मील होते हैं, यह मतलब कि तेल निकालने के पश्चात जो सोयाबीन का मील आहार बचा या ग्राउंडनट का जो पपड़ी बचती है, खल बचती है, यह मनुष्यों में तो नहीं इस्तेमाल होती है, लेकिन पशुओं में प्रोटीन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल होती है। पशुओं में, मुर्गियों में, सभी में होती है। अब हम बात करते हैं फैट या वसा की, तो जो इसके लिए हमारे पास स्रोत है कि वनस्पतीय तेल, घी, मक्खन, तो ये सभी के सभी जो हैं ऊर्जा का एक स्रोत की तरह से काम करते हैं, रिजर्व की तरह से काम करते हैं, और फैट सॉल्युबल यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन है, उनके एब्जॉर्प्शन, अवशोषण में भी काम करते हैं। साथ ही साथ पशुओं में भी ये इसी तरह का काम करते हैं, उसकी स्वादिष्टता को बढ़ाते हैं और जो है ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का घनत्व बढ़ा देते हैं आहार में। विटामिन के लिए हमारे पास जो है फल, सब्जियां और अलग अलग सप्लीमेंट्स हैं जो इम्यूनिटी, विजन, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारा इनका रोल है, आपने पिछले अपने व्याख्यानों में पढ़ा हुआ है। और पशुओं में भी ये उत्पादकता या प्रजनन क्षमता या बीमारी से बचाव, इन सब में अपना कार्य या रोल निभाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसके लिए हमारे पास नमक है, सॉल्ट है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, तो ये हड्डियों और हीमोग्लोबिन और नर्व जो हमारी तंत्रिका सिस्टम है उसके कार्य करने में मदद करते हैं। इनके बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर्स जो होता है वो जानवरों के फीड में जो है खनिज पदार्थों का मिश्रण होता है, वो दिया जाता है, जो ट्रेस और मैक्रो मिनरल्स जो हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, इनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में मदद करता है। साथ ही साथ हम सोच सकते हैं पानी, तो जो हम पानी पीते हैं या जो हमारे आहार में जल होता है, तो वो हमारे डाइजेशन, पाचन और तापमान को मेंटेन करने में हेल्प करता है, या दोनों में ही। इसके अतिरिक्त हम कुछ पूरक आहार जैसे कि एंजाइम्स, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं, जो कि पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं, दोनों मनुष्य या फिर जानवर दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, और जो आहार है उसकी दक्षता को भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ और फीड एडिटिव्स में जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव जो है, इनका अगर यूज़ करते हैं तो जो भी आहार बनेगा वो जल्दी खराब नहीं होगा, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसका जो रखाव या रखने का की जो सीमा है, समय सीमा है, वो बढ़ जाएगी और वो उसका खराब या उस पे वो खराब जल्दी नहीं होगा, उसमें बैक्टीरियल या विषाणुओं, जीवाणुओं की संख्या तेजी से नहीं बढ़ेगी और वह खाने लायक रहेगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है कि जो भी आहार बने, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसकी लागत, उपलब्धता, स्वाद और स्वीकार्यता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम मानव मनुष्य के लिए, ह्यूमन्स के लिए जब भी आहार का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, सूत्रीकरण कर रहे हैं, तो ये 4 चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है लागत जो है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आहार का हम सूत्रीकरण करें उसमें सस्ते या कम खर्च वाले जो है खाद्य पदार्थों का हम चयन करें, ताकि जो आहार हो वो सबकी पहुंच में आ सके। और ऐसा देखा गया है कि जो कम आय वाले लोग होते हैं वो लोग सस्ते
आहार के घटकों का चयन करते हैं, जैसे रोटी, चावल, गेहूँ, आलू, और प्रोटीन के लिए वो लोग वनस्पतीय प्रोटीन जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर जानवरों के लिए बना रहे हैं तो हमें लीस्ट कॉस्ट राशन, जो कम से कम न्यूनतम खर्च में जो राशन बन सकता है उसको चुनना होगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आहार घटक हैं वो हमेशा उपलब्ध हों, और जो मौसमी आहार हैं, जिस मौसम के हिसाब से जो आहार घटक उपलब्ध हो पा रहे हैं खाद्य पदार्थ, उनका ही चयन होना चाहिए, ताकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन, यातायात या सप्लाई चेन, उनका जो सप्लाई है वो हमेशा बना रहे। मनुष्यों के आहार में यह बहुत ज़रूरी है कि उसका पैलेटेबिलिटी या स्वाद, इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि मनुष्य जो है आहार खाता है स्वाद के लिए। अगर स्वाद अच्छा होगा तो उसकी स्वीकार्यता जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो जो स्वाद है उसकी गंध, सुगंध या बनावट या उसका जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो खाने वाला मनुष्य है वो उसकी तरफ आकर्षित हो और वो उसको अच्छे से खा सके। और जब वो आहार का स्वाद अच्छा होगा, उसकी लागत कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्वीकार्यता, जो सबसे लास्ट है लेकिन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि उस आहार की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। उसके साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा मनुष्य है जिसके लिए हम आहार का निर्माण या सूत्रीकरण कर रहे हैं, वो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या फिर धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, और उसकी पर्सनल, व्यक्तिगत चुनाव या उस व्यक्तिगत उसका जो है आकर्षण किस तरह के आहार के प्रति है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हलाल मीट उसको पसंद है, तो किस तरह का, ये सारी चीज़ें का हमें ध्यान रखना होगा। अब इस टेबल में हम देखें तो जो खाद्य पदार्थ जिनका हम चुनाव करते हैं, जो सामान्य जो है खाद्य पदार्थ जिनसे मुख्यतः हम लोग आहार बनाते हैं मनुष्यों के लिए, उनकी जो पोषण मान है, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है प्रति 100 ग्राम में कितनी होती है, उसका थोड़ा सा हम अवलोकन करेंगे। तो अगर बात करें सीरियल्स, अनाजों की, तो इसमें गेहूं, चावल और मक्का होता है, और इनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी वैल्यू है, वो लगभग 350 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम होती है। प्रोटीन की बात करें तो ये 8 से 10 के आसपास में रहती है। फैट इसमें लगभग 1% होता है, मक्के में थोड़ा ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट करीब 65 से 70%। कैल्शियम देखा जाए तो ये जो अनाज होते हैं जितने भी, गेहूं, चावल, मक्का, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, वह 10 से 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है। और आयरन की मात्रा भी औसत ही होती है, अधिक नहीं होती है। बात करते हैं जो दलहन है, दालें हैं, चाहे मूंग दाल, चना दाल, तो ऊर्जा इसमें लगभग गेहूं, चावल के बराबर होती है। खास ध्यान देने की बात है, ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, और इनमें प्रोटीन जो है लगभग 20 से 25% के बीच में रहता है। फैट जो वसा है वह भी 1-1.5% अधिक नहीं है। और जो ध्यान देने की बात है कि जो दालें होती हैं, जितने भी दलहन होती हैं, इन सब में कैल्शियम बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम देख सकते हैं कि जो अनाज है उसमें 10-20 mg था, और यहाँ पर सीधे 3 गुना 4 गुना तक चला गया है, 70-75 mg कैल्शियम है। और आयरन भी, ये आयरन में भी इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। अब दूध उत्पादों की बात करें तो दूध में जो है गाय और भैंस का है, तो गाय में जो है करीब 65 से 70 किलो कैलोरी, जबकि भैंस के दूध में 110 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है प्रति 100 ग्राम पर। प्रोटीन 3 और 4.5%, फैट 4, और भैंस के दूध में हम देख रहे हैं कि ऊर्जा, प्रोटीन और फैट का प्रतिशत अधिक होता है, यानी पोषण अधिक है। और कैल्शियम की बात करें तो भैंस के दूध में कैल्शियम भी लगभग 2 गुना के आसपास पहुंच जाता है। हाँ, ध्यान देने की बात है कि दूध और दूध उत्पादक जो भी उत्पाद होते हैं, उन सभी में आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी ये आयरन के बहुत ही खराब स्रोत कहे जा सकते हैं। इनमें आयरन लगभग नहीं के बराबर होता है। बात करते हैं मांसाहार में अंडा और मीट, मछली की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ऊर्जा जो है वो 150 से 200 किलो कैलोरी है। और प्रोटीन की बात करें तो यह जो है अंडे में लगभग 13% है, जबकि मीट और मछली जो है इसमें 25% तक है। और फैट भी, जो वसा की मात्रा है वो भी इसमें अधिक है। बात करते हैं तेल या खाद्य तेलों की, या तो इसमें घी और तेल 2 तरह के चीज़ें हैं। तो खाद्य तेल जो है या घी है, उसमें लगभग 900 किलो कैलोरी एनर्जी, ऊर्जा होती है। प्रोटीन उसमें कुछ भी नहीं होता है। फैट लगभग 100%, पूरा का पूरा वो फैट ही, वसा ही होता है। और आयरन या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0 होती है, यानी कि
900 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम इसमें ऊर्जा होती है। इसके अतिरिक्त अगर दूसरे खाद्य पदार्थ जो सामान्य हैं जैसे मूंगफली या फिर सोयाबीन, तो इसमें हम देखेंगे कि मूंगफली में 25% प्रोटीन है, वहीं सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, 40 से 45% इसमें प्रोटीन होता है। और कैल्शियम जो है वो भी कैल्शियम जो है वो ग्राउंडनट मतलब मूंगफली और सोयाबीन में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सामान्य खाद्य पदार्थ हैं उनमें पोषण का मान कितना होता है। खाद्य पदार्थों में जो पोषण का मान है, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने जो है एक बुकलेट निकाली हुई है जिसका नाम है इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स। ये आपको इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो विभिन्न जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका जो है पोषक तत्वों का मान, विटामिन्स, कैरोटिनॉइड्स, उसमें कितने मिनरल्स हैं, स्टार्च या शुगर, फैटी एसिड प्रोफाइल, एमिनो एसिड कितने कौन कौन से किस खाद्य पदार्थ में है, ऑर्गेनिक एसिड, पॉलीफिनॉल्स, इस तरह से अगर हम कहें तो यह 500 पेजों का एक दस्तावेज है इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स, जो NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा निकाला गया जाता है और यह इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि इसमें सभी खाद्य पदार्थों का पोषण मान अलग अलग तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जिसको हम सभी लोग देख सकते हैं। यह वहाँ से एक फोटो लिया गया है कि किस तरीके से बहुत सारे आहार, जितने भी आहार खाद्य पदार्थ हैं उन सब में मॉइस्चर, प्रोटीन, ऐश, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, इस तरह से सारे जो भी पोषक तत्व हैं उन सब का मान इसमें दिया गया है। तो इस तरह से आज के व्याख्यान में हमने देखा कि जो आहार का सूत्रीकरण है, जो आहार निर्माण है वो क्या होता है और किन किन कौन कौन से जो है उसके पहलू हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं, हमें जिन का ध्यान रखना है। हमने यह भी देखा कि जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनमें उनका पोषण मान, औसत पोषण मान कितना होता है जो हम सामान्यतः खाद्य पदार्थ अपने आहार में इस्तेमाल करते हैं। और उनको अगले व्याख्यान में हम यह देखेंगे कि इन खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल करके हम कैसे अपना आहार बना सकते हैं। धन्यवाद।